यशोधरा राजे का चुनाव लड़ने से इनकार। क्या बनेगा प्रदेश में गुजरात मॉडल की एंट्री का आधार? जब से खेल मंत्री यशोधरा राजे के चुनाव न लड़ने की बात सामने आई है, राजनीति के पंडित इस बात के कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी का गुजरात फार्मूला क्या मध्य प्रदेश में भी आंशिक रूप से लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट पार्टी काट सकती है। गुजरात में बीजेपी ने अधिकांश मंत्रियों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को खत्म कर दिया था। वहां पिछले चुनाव में 40% विधायकों के टिकट कटे थे। गुजरात में उम्रदराज नेताओं को भी टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इसका हल पार्टी ने उनके परिवार और करीबियों को टिकट देकर निकाला था। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी जातिगत समीकरण फिट करने के लिए ओबीसी आदिवासी समीकरण पर फोकस कर सकती है। प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों को टिकट कटने को लेकर बीजेपी साफ साफ कुछ भी कहने से बच रही है, तो कांग्रेस हमलावर है। अभी इसी सितंबर माह में करीब 1 दर्जन कार्यक्रमों का यशोधरा जी ने भूमि पूजन शिलान्यास किया है। तब तो उनकी तबीयत खराब नहीं थी। ये 3 दिनों में ही सबकी तबीयत खराब क्यों हो रही है? खैर वो स्वस्थ हो, हमारी उनके प्रति शुभकामना है। मगर कई लोग हार के डर से भी बहाने करेंगे। अभी तो एक नाम सामने आया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यशोदा जी ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 4 बार कोरोना पीड़ित होने के आधार पर संगठन से बात करी और वरिष्ठ नेतृत्व से बात करके आग्रह किया। देखिए, कांग्रेस तो मानवीयता समाप्त कर चुकी है। कांग्रेस में मानवीयता नहीं, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। मंत्री के रूप में सामान्य कार्यक्रम में सम्मिलित होना, जाकर खड़े होना और चुनाव प्रचार का गहन और गंभीर कार्य करना, दोनों में अंतर है। ये शायद कांग्रेस को समझ नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी अगर गुजरात की राह पर आगे बढ़ी तो कुछ नाराजगी भी सामने आ सकती है, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र से बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से पार पाकर सत्ता हासिल करने में कामयाब हो सकती है। अगर सत्ता का शिखर हासिल करना है तो कुछ कुर्बानियां तो देनी ही होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सवाल नंबर 1, क्या उम्मीदवारों की आने वाली लिस्ट में भी बीजेपी प्रयोग कर सकती है? सवाल नंबर 2, क्या यशोधरा राजे सिंधिया का चुनाव न लड़ने का फैसला दूसरों को भी प्रभावित करेगा? सवाल नंबर 3, क्या इस बार कुछ और भी मंत्री चुनाव मैदान में नजर नहीं आएंगे? नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी हुई, इस लिस्ट ने सभी को चौंका दिया था। क्या क्या नाम थे ये सभी जानते हैं। अब अगली लिस्ट से पहले यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव लड़ने से इनकार करते ही एमपी में गुजरात फार्मूले की दस्तक सुनाई देने लगी। मतलब साफ है कि दूसरी लिस्ट में प्रयोग करके चौंका चुकी बीजेपी अपनी अगली लिस्ट में और बड़े धमाके कर सकती है। तो क्या ये बीजेपी का एक्सपेरिमेंट 2 है? अगर है तो उसके लिए सत्ता का द्वार खोलने वाली चाबी ये साबित हो सकता है। इसी पर हम चर्चा करने वाले, और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दे। हमारे साथ सनवर पटेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनवर जी। हमारे साथ कुछ ही देर में अब्बास हफीज भी जुड़ेंगे, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष, उनसे भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले सवाल आप ही से। देखिए, बीजेपी की चाहे मीटिंग हो, चाहे कोई यात्रा हो या लिस्ट जारी करने की बात, हमेशा कौतूहल का विषय बनी रहती है। अंतिम समय तक कुछ पता ही नहीं लगने देते क्या कुछ होने वाला है, बीजेपी क्या कुछ करने वाली है। देखिए, सेकंड लिस्ट किस तरह से हमको चौंकाया था, और अब जब यशोधरा राजे ने इनकार कर दिया तो इस इनकार का क्या अर्थ माना जाए? क्या कोई बड़ा प्रयोग करने जा रही है बीजेपी? क्या वाकई ये एक्सपेरिमेंट 2 साबित होगा? क्या कुछ लग रहा है आपको सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1 तारीख को होना है, और इस 1 तारीख को जब बैठक होगी तो संभावना यह है कि तीसरी सूची भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकती है, और ये सूची भी चौंकाने वाली होगी। ये भी बिल्कुल सच है। ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायक, कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो सूचियां आई है वो आकांक्षी विधानसभाओं की सूची आई। आकांक्षी विधानसभा वो जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही है। हालांकि अभी भी कुछ स्थान ऐसे बचे हैं
करीब करीब 79 सीट अभी तक घोषित कर चुकी भारतीय जनता पार्टी। बाकी जो सीटें बची है उसमें और 20 के लगभग और ऐसी सीटें हैं जो आकांक्षी जिन्हें माना जा सकता। लेकिन ये सूची बड़ी होगी और इस सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम भी होंगे। जैसा यशोधरा राजे जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पत्र लिख दिया, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जाहिर है ऐसे दौर में कोई पत्र सामने आएगा और चुनाव लड़ने से वो इनकार करेंगी, तो फिर समझ आता है कि इसके पीछे क्या कुछ और है। जैसा कांग्रेस सवाल उठा रही, तो कुछ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी संकेत पहले दे चुकी है। लेकिन यशोधरा राजे विनर है, जीतने वाली कैंडिडेट है, तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी ये चाहेगी कि वो चुनाव ना लड़े। बीजेपी तो वैसे भी जब 7 सांसदों को टिकट दे रही है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री है, तो मुद्दा तो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना और जीत हासिल करके ये बताना है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा जोरों पर है, ये बात सच है। जब 18-20 साल कोई सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी तो आती है। गुजरात में हमने देखा जिस तरह से दूर करने के लिए सारे तो नहीं बदले, लेकिन करीब 50% से ज्यादा लोगों को हटा दिया गया था वहां से, जिसमें मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे। तो मध्य प्रदेश में भी गुजरात का मॉडल दिखाई देगा ललित, ये मानकर चलिएगा आप। लेकिन उस लेवल पर होगा ये अलग है, क्योंकि दोनों की फिजाएं अलग है। गुजरात की राजनीति अलग है, मध्य प्रदेश की राजनीति अलग है। मध्य प्रदेश वो है जहां से भारतीय जनता पार्टी संगठन का गढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग यहाँ हुए हैं और यहाँ जितने भी वरिष्ठ नेता है, तो वो पूर्व जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ अच्छे से काम कर चुके हैं। तो यहाँ का कुछ अलग मायना है। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि बीजेपी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। मुद्दा एक ही है, चुनाव जीतना, और चुनाव जीतना है तो जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ होता आपको दिखाई देगा। और इसलिए कांग्रेस को बोलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की सूची आएगी तो क्या उसमें भी कुछ नया होगा? तो मुझे लगता है वो भी कुछ नया करने की तैयारी में। जी चलिए, हम इस पर सनवर पटेल जी से बात करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन उसके पहले अब्बास हफीज जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया के। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अब्बास जी। सनवर जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए दूसरी लिस्ट आई, हमने देखा कैलाश जी का बयान भी देखा, उनको भी आश्चर्य हुआ कि उनको टिकट मिल गया है। ऐसे बहुत से लोग थे जिनको शायद ये पता ही नहीं था कि उनको टिकट देने वाली है बीजेपी। उन्होंने कहा कि वो कैडर के लोग हैं, काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं, और जो बीजेपी कहेगी, जो पार्टी कहेगी वो कुछ करेंगे। यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन अब यशोधरा राजे ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्या माने? क्या गुजरात जो फॉर्मूला है आपका, वहाँ पे आप बड़े सक्सेस हुए थे, निश्चित तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो लहर थी उसको आपने डिफीट कर दिया था। क्या आंशिक रूप से यहाँ कुछ लाने की तैयारी चल रही सर? देखिए ललित जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को भी ये कहा जाए कि आपको फला काम करना है तो कार्यकर्ता भाव के साथ वो करने के लिए सहर्ष तैयार होता है और काम को करता है। और आपने कैलाश जी का बयान भी के बारे में बात कही, तो यही उन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए अलग विषय, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये शब्द का उपयोग किया उन्होंने। तो यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। अब देखिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक तरफ सर फुटबल होती है, लोगों में मारपीट होती है और हाहाकार मचता है और लड़ाइयाँ होती है कि टिकट हमको चाहिए, और यहाँ पर अगर हमारे एक नेता की तबीयत खराब है, अगर उनके मेडिकल के कारण है, तो उन्होंने लिख कर दिया है। तो इसमें कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, और ना ही कोई खोजने जैसी बात है। और खोजने का काम चूंकि मीडिया का है तो खोज सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ मिलने वाला इसलिए नहीं है कि ये तो कार्यकर्ता भाव है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता भाव के साथ आगे चलता है और आगे बढ़ता है और पार्टी का काम करता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह पत्र है और कुछ नहीं। क्या करें सर, आपके यहाँ होने वाली सब जो चीज़ें होती है बड़ी अचंभित करती हैं, मीडिया को भी अचंभित कर देती कई बार तो कि ये क्या हो रहा है। शायद आप भी कार्यकर्ता के तौर पर भी सोचते होंगे, प्रवक्ता के तौर पर सोचते होंगे सनवर भाई, कई कुछ बार और लोग तो लिख कर नहीं देंगे। जी 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 मनोज जी। हाँ मनोज जी, एक बार मैंने कहा कुछ और लोग तो लिख कर नहीं देने वाले, तैयारी तो नहीं है लिख कर देने की। देखिए, अगर उनकी तबीयत खराब है, अगर मेडिकल के कारण है, तो उन्होंने लिख कर दिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे लोग जिन्होंने कहा आपके सामने, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कुछ और लोग तो लिख कर नहीं देंगे कुछ? ठीक है, उनकी तो यशोधरा राजे के राजे जी ने अपनी परेशानी जताई है। उनका मेडिकल सूची तो नहीं है दूसरी, नहीं उनका मेडिकल तो नहीं कर दिया कुछ लोग। देखिए, उनका मेडिकल कारण है। और आप देखिए, हम तो लगातार 39 फिर 39 फिर 1 जो आपने गिनाया है कि लगभग 80-79 सीटें घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास एक व्यक्ति को घोषित नहीं किया, जबकि 1 साल पहले हम घोषित करेंगे। किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा था। तो फिर 6 महीने पहले घोषित करेंगे, किसने कहा? कांग्रेस ने कहा।
3 महीने पहले घोषित करेंगे। किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। लेकिन आज कांग्रेस के हाथ खाली है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं नहीं, अभी सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा है कि जल्दी लिस्ट घोषित होने वाली है। अब्बास जी, देखिए, आप तो घोषित करने की बात कर रहे हैं, 100 के कैंडिडेट होंगे, 150 होंगे, लेकिन देखिए वहां पर तो एक के बाद एक चमत्कार करते जा रहे हैं। दूसरी लिस्ट हो गई, तीसरी लिस्ट हो गई, चौथी लिस्ट की तैयारी चल रही है और लगातार एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। शायद वो गुजरात वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, वहां भी कांग्रेस को डिफीट दी थी। क्या कुछ कहेंगे, आपकी तरफ से क्या तैयारी? देखिए, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो सूची जारी करने में अपने आप को बहुत बड़ा कामयाब समझ रही है तो शायद वो बधाई के पात्र हो सकते हैं। लेकिन अगर समय से पहले सूची जारी कर देना चुनाव जीतने का आधार बन सकता था, तो फिर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इसके विपरीत परिस्थितियां बनी। आज मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। चुनाव से अभी हम थोड़ा दूर हैं, उतना करीब नहीं आए हैं कि सूची देरी हो रही हो, कि हमने समय सीमा समाप्त कर दी हो। ये सूची अभी समय आने पर हर पार्टी की रणनीति होती है, उसके साथ जारी करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी अधिकृत तौर के ऊपर कहा कि वो 1 साल पहले जारी कर देगी? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी अधिकृत तौर के ऊपर ये बयान दिया कि वो 6 महीने पहले जारी कर देगी? हर अलग अलग नेता के बयानों से ये खबरें निकलती हैं और नेता अपने कयास लगाते हैं कि हमारी कोशिश है। और हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ, 230 की 230 विधानसभाओं में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन तक ये खबर जा चुकी हो कि भाई आप तैयारी कीजिए। अलग अलग रणनीति पार्टीज की होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी सीट्स के ऊपर जारी किए हैं नाम, जहां पर उनके विधायक नहीं थे, जिन सीट्स पे वो चुनाव हारे? क्या भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत है कि वो अपनी जहां चुनाव जीता है ऐसी 30-35 सीट के ऊपर एक सूची जारी कर दें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज असमंजस के हालात ये हैं कि सिंधिया समर्थक लड़ेंगे या मूल भाजपा ही लड़ेंगे। मूल भाजपा ही लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? जो पहले लड़ चुके हैं वो लड़ेंगे, या वर्तमान में जो लड़ने वाले हैं वो लड़ेंगे? अब ऐसी परिस्थितियां इतनी जगह बन गई तो भाई चलो ठीक है, अब सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को बुला लो। हम तो चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं, सिंधिया जी को भी लाइए, जो सूत्रों से खबर चल रही है, आइए लड़ाई अशोकनगर ये मंगौली से, देख लेंगे किसमें कितना है दम। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वेस के आधार पर जी भाई, लेकिन आप भी हारे हुए लोगों की जो 66 सीटें वो घोषित कर दीजिए ना, उसमें देखिए, मेरा कहना यह है कि हर पार्टी की मनोजी रणनीति होती है अपनी अपनी। हमारी रणनीति के हिसाब से हम घोषित करेंगे, और ये ना हम भारतीय जनता पार्टी पे जोर लगा सकते हैं कि वो समय से पहले क्यों जारी करे, या हम ये कहें कि पूरी 230 कर दो अगर आपके पास इतना दम है ना, ये हमसे कह सकते हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि वो जिस कैंडिडेट को रखेंगे राजनीतिक उसके सामने अपोजिट अगर हम उसका इंतजार कर रहे होते तो जितनी इन्होंने सूची जारी करी है, 2 और 1 नाम की तीसरी, तो हम उसके खिलाफ कर चुके होते। हर पार्टी की, मैं कहता हूँ, रणनीति के हिसाब से काम का होता है, उसकी कार्यशैली वही होती है। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चलती है ना। हम बीजेपी की रणनीति जानते, ना बीजेपी हमारी रणनीति जानती, और मीडिया भी ना दोनों की रणनीति नहीं जानती है। तो आज की तारीख में कोई तारीखें निकली नहीं है कि हम तारीखें निकलने की बात करें। एक और बात सनवर जी, इसी पे मैं कहूंगा कि कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप कैंडिडेट जारी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है, बीजेपी आरोप लगाती रही सर फुटबॉल की नौबत है, वहां पर एक साथ कई लोग जो है एक सीट पर दावेदार है, तो ऐसे में आपको डिसाइड करना मुश्किल पड़ रहा है। जी अब्बास भाई, देखिए, मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि कई जगह के ऊपर परिस्थितियां हैं, अलग अलग हैं। कहीं पर हमारे सिटिंग एमएलए हैं जिनकी सूची में नाम आना है, कई सिटिंग एमएलए के तो हम क्या वो जारी कर सकते थे, बहुत आसान था हमारे लिए। लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति के हिसाब से चलता है। भारतीय जनता पार्टी के हालात देखिए, कैलाश जी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता नहीं था, 5 सभाएं करता हवाई जहाज से, 3 सभाएं करता कार से। आज तो बेचारे मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लोग ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के जाते हुए प्रचार करते हुए देखे। पीछे उनका पीएसओ बैठा हुआ था, बीच में वो खुद बैठे थे। आगे नियमों का उल्लंघन एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आज उनके हालात ये हो गए हैं जहां पर वो पहुंचे हुए हैं। ऐसे प्रहलाद जी ने धन्यवाद कर दिया कि जीवन के अंदर पहली बार मेरा टिकट देने के लिए विधानसभा का मुझे बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके भाई का टिकट काटा, कैलाश जी के बेटे का टिकट काटा। तो ये परिस्थितियां हैं कि आज परिवार के दूसरे लोग जीतने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आज मजबूर हो रही है अपनी जो रीति और नीति है उसके खिलाफ जाने के। और अब कहा गया कि हम तो वो हैं जो कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हम युवाओं को टिकट देते हैं, युवाओं को मौका देते हैं। अब कितने युवा ऐसे हैं जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। मैं तो कितनों के संपर्क में हूं भारतीय जनता पार्टी के, जो ये कहते सुनाई देते हैं कि यार हमारा क्या होगा, हमारी जगह पे तो एक इतने कद्दावर नेता को ला दिया है कि अब उसकी परिस्थितियां पूरी बदल जाएंगी। ऐसा कई जगह पे हुआ है। भोपाल उत्तर में क्या हुआ, आलोक शर्मा जी पहले चुनाव हारे, उनको टिकट दिया। भोपाल मध्य में क्या हुआ, मजबूरी में जिनका टिकट पार्टी ने काटा, ध्रुव नारायण जी का, उनको वापस टिकट देने की नौबत आ गई। कहां गई कैडर बेस्ड पार्टी? आज जो नेता हैं वो उदास हैं, वो मायूस हैं और अपने भाषणों में कह रहे हैं। चलिए सनवर जी,
वो तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप क्या बल्कि चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप उन जगहों पर डिक्लेयर कीजिए उम्मीदवार जहां पर आपके उम्मीदवार जीते हुए हैं, जीती हुई सीट पर उम्मीदवार जल्दी से डिक्लेयर कीजिए, तब तो समझ में आएगा। देखिए ललित जी, हफीज भाई की मैं एक बात से सहमत हूँ कि हर राजनीतिक दल को अपनी नीति के अनुसार काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये बात भी सही है कि वही आदमी या वही राजनीतिक दल अपने टिकटों की घोषणा करेगा जिसकी तैयारी हो, जिसमें ये मादा हो कि वो जनता के बीच जाए। अब जो जनता के बीच जाता नहीं है, जिसकी तैयारी नहीं है, जिसमें जूतम पैर होती हो, जिसमें कुर्सियां टूटती हो, वो कैसे हिम्मत करेगा? कैसे हिम्मत करेगा कि वो टिकटों की घोषणा कर दे? जितने नजदीक लेकर जाइए आप, कम से कम जूतम पैर हो, कम से कम कुर्सियां टूटे, कम से कम कपड़े फटे। ये कांग्रेस इस कारण से टिकटों की घोषणा नहीं कर पा रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस प्रकार से पहली और दूसरी सूची जारी करके चौंकाया, इसी प्रकार से अगली सूची भी आपको चौंकाएगी जी। वैसी भी घोषणा होगी जैसा आप चाह रहे हैं जी। चौंकाया हमको केदारनाथ शुक्ला के बयान ने चौंकाया नहीं क्या? केदारनाथ शुक्ला जी वर्तमान विधायक हैं, हर बार जिनका जो वोट परसेंटेज है बड़ा, पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां सांसद जी को, रीति पाठक जी को पैराशूट लैंडिंग कराई। उन्होंने क्या कहा? जमानत जब्त हो जाएगी। कौन कह रहा है? बीजेपी का सिटिंग एमएलए कह रहा है, ये बयान रिकॉर्ड के ऊपर मीडिया चैनल्स के सामने कि जमानत जब्त हो जाएगी सिटिंग एमपी की। तो आप हालात सोच सकते हैं क्या बन चुके हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। कितने इस्तीफे हुए हैं? सीधी के पूर्व अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। 230 के 230 कर दीजिए घोषित, फिर देखते हैं मैदान में। अगर आपकी तैयारी इतनी, मैं यही कहूंगा कि रणनीतियां हैं हर पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी चेहरों की कमी के दौर से गुजर रही है आज जी। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए रणनीति, जैसे कि कह रहे थे अब्बास भाई की ये रणनीति अलग अलग पार्टियों की कब क्या डिक्लेयर करना है, लेकिन अगर हम गुजरात फॉर्मूले की बात करते हैं, देखिए सबका ध्यान उसकी तरफ रहता है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक पार्टी जब बहुत समय तक रूल करती है, रूलिंग पार्टी रहती है, तो उसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना तो करना ही पड़ता है। ऐसे में अगर हम बात करें कि गुजरात मॉडल की, तो 40% लगभग सीटें थी जिनको बदल दिया गया है ना। क्या 127 सीटें यहाँ पर है, यहाँ आपको लगता है कि वो वाला फैक्टर काम कर सकता है? क्योंकि जितने अगर मान लो बुजुर्ग या उम्र दराज जो है कैंडिडेट, उनको हटाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में तो भारी विरोध होगा उसका। देखिए, मध्य प्रदेश में विरोध तो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए देखा है, लेकिन विरोध किस तरह का होता है और जिसने विरोध किया है उसके क्या असर हुए, नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी भी कुछ नेता लगातार बयान हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की जहां से जब घटनाक्रम होते तो उसको संभालने में अपने अनुशासन के जरिए, जिसे कहा जाता है, वो कामयाब हो जाती। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या गुजरात फार्मूले का असर मध्य प्रदेश पर होगा? तो हमें लगता है, जैसा सनवर भी कह रहे थे, सनवर भाई वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हमें लगता है ये होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें बहुत लोगों की धड़कनें जब बढ़ गई होंगी, जब साथ साथ सांसदों को टिकट दे दिया जाता है, ऐसे 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो लगातार केंद्रीय मंत्री रहे उनको विधानसभा में उतार दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। यहाँ कब कौन बड़ा होगा, कब कौन छोटा होगा, ये बीजेपी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शायद इस तरह के नए प्रयोगों को करती भी रहती है। प्रयोग धर्मी पार्टी है, तो वो प्रयोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इनका असर या गुजरात फार्मूले का जो असर है 40% यहाँ से काट दिए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे विरोध के स्वर दिखाई देंगे। हालांकि ये पहली बार है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोग, करीब करीब 35 से 40 लोग शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। ये सब वो लोग हैं जिन्हें पहले से उम्मीद रही होंगी। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि वो कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, उनकी विचारधारा से ज्यादा मेल खा रहे हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। तो आने वाले दिनों में इस तरह की चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी, जब और लोग हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ जाते नजर आए, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते नजर आए। लेकिन बीजेपी का फार्मूला या कांग्रेस का फार्मूला इस बार बहुत क्लियर है। वो फार्मूला है विनर का, जीतने का। जो कैंडिडेट होगा कांग्रेस से जीतने वाला, उसको कांग्रेस टिकट देगी। जो जीतने वाला बीजेपी से होगा, उसमें उम्र का अंतर हो, परिवार का अंतर हो, मुझे लगता है सारी चीजें दरकिनार होने वाली, और जिसके टिकट काटने की जरूरत पड़ेगी वो भी कटने वाली, उसके उदाहरण सामने दिखाई देने बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा, क्योंकि हमने वो देखा गुजरात फॉर्मूले में भी, और खास तौर पर जिनके टिकट काटे भी गए तो उनके या तो उनके रिलेटिव्स को टिकट दिया गया या उनके किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को दिया गया। सनवर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए स्थितियां अगर ऐसी बनती हैं, आप कह रहे हैं कि चौंकाने वाली लिस्ट जारी होगी, तो क्या उसी तरह का फॉर्मूला होगा और जातिगत चीज़ों को भी आप देखेंगे, उसको भी आधार बनाएंगे? आदिवासी बेल्ट में आदिवासियों को टिकट देने के लिए जाति के आधार पर भी अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। हालांकि
बीजेपी कभी किसी को पता नहीं चलने देती अपनी रणनीति। आपसे जानना चाहूंगा लेकिन संदर्भ। देखिए ललित जी, जहाँ तक आपने जनजातीय क्षेत्र की बात कही, आदिवासी भाई बहनों की बात की, तो जहाँ आरक्षित सीट है निश्चित रूप से वहाँ सभी राजनीतिक दलों को आरक्षित लोगों को ही टिकट देना होता है। लेकिन साथ में आपने कहा कि कहीं जातिगत समीकरण, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप बात करेंगे तो देश भर में इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। आप झारखंड के मुख्यमंत्री जी की बात करें या हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने इन सब मिथकों को तोड़कर और आगे बढ़ी है और उसी का परिणाम है कि आज लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगभग 18.5 साल से काम कर रही है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास के नाम पर काम कर रही है और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं कि जाति के नाम पर कोई टिकटों का वितरण होता है। अब्बास भाई, लगातार जो है ये आरोप लगते रहे आपकी तरफ से कि बीजेपी जो कर रही है जोखिम उठा रही है और कई लोगों का जो राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया। केंद्रीय मंत्रियों के बारे में भी आपने कहा, लेकिन देखिए जो जोखिम उठाता है सफलता उसी को मिलती है। अब्बास भाई, आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या इसी तरह का कोई बड़ा जोखिम उठाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि ऐसे भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से जो है कांग्रेस भी वो समीकरण बिठाने में लगी हुई है। देखिए दलित जी, मैंने या मेरी पार्टी ने ये नहीं कहा कि वो जोखिम उठा रहे हैं। जोखिम उठाने का दम ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मजबूरी के दौर से गुजर रहे हैं, चेहरों को नकार दिया गया है, इसलिए मजबूरी में सो कॉल्ड तथा कथित दिग्गज नेता जो इनकी पार्टी के हिसाब से है उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। तो जोखिम नहीं है, जोखिम तो उठाते आप युवाओं को देते, जोखिम उठाइए। उज्जैन में आप दी थी, उज्जैन उत्तर से हमारे सनवर पटेल साहब को टिकट, ये जोखिम है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला पता नहीं सनवर पटेल साहब को भी टिकट मिल जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये और आपकी बात सही निकल जाए, कल हम उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है ललित भाई। जोखिम वो नहीं होता कि आप केंद्रीय कांग्रेस के पास नेता नहीं है। ये तो अब लड़ा दिग्विजय सिंह साहब को, चुनाव लड़ना, क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो 4 लाख वोटों से हार गए। अब तो आज की परिस्थिति कांग्रेस के पास नेता नहीं है। आप कोई बड़ा चेहरा नहीं, हमारे पास बड़े चेहरे हैं, वो बड़े चेहरे हैं तो वो चुनाव लड़ते हैं। इसलिए नहीं है कि वसुंधरा जी और उनको लड़ाया जाता है। चलिए एक आखिरी कमेंट, मैं आखिरी कमेंट मनोज भाई से भी ले लेता हूं। मनोज जी एक आखिरी कमेंट। जी देखिए, बिल्कुल बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है और जिस तरह की रणनीति चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की, वो ये बता भी रही है। यदि बड़े नेता चुनाव मैदान में है तो बीजेपी शायद ये मानकर चल रही कि उनके आने से चीजें आसपास की सीटों में एक बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा और कांग्रेस ने भी निश्चित रूप से इस पर विचार किया गया होगा कांग्रेस की तरफ से। और आने वाले दिनों में जब कांग्रेस की सूची आएगी तो वो कितना जोखिम उठाते या कितनी चुनौती, कितना चैलेंज सामने दिखाई देता है, ये दिलचस्प होगा। पर इतना मानकर चलिएगा कि आने वाले दिनों में दोनों दलों की जो सूचियां आएंगी, जो मेरे पास जानकारी है, वो चौंकाने वाली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका भी, अब्बास भाई आपका भी, सनवर पटेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर आने वाली जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के कैंडिडेट की लिस्ट भी देखने में लगी हुई है कि कहाँ क्या चौंकाने वाली चीज़ सामने आती है। राजनीति है भैया, ये सब कुछ तो होता ही है। खास बात अगर ये है कि एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तैयारियां कर रही है, तो कांग्रेस भी कहीं चुप नहीं बैठी होगी। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।